नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 राज्यों में चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग। सबकी निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं कि क्या कुछ इसमें होगा, क्या उम्मीद जताई जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा प्रश्न करेंगे। आज जो दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग, पूरे देश की निगाहें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं क्योंकि 5 बड़े राज्यों में चुनाव है। उसकी तारीखों को लेकर सबकी निगाहें हैं। क्या उम्मीद जताई जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से भी चर्चा हुई है चुनाव आयोग की? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पिछले अगर 1 महीने से देखिए एक्टिव था, वो सभी स्टेट में जाके वहां की स्थित परिस्थितियों का जो अवलोकन कर रहा था, वहां की गवर्नमेंट से बातचीत करना, वहां के अधिकारियों से बातचीत करना, पूरी रिपोर्ट लेना, उसको समझना, और साथ में यहाँ तक कि चूंकि एक विपरीत परिस्थिति जो बनी हुई है देश में कह लीजिए, वो है कोरोना का कहा दोबारा जिस ढंग से दोबारा आप कहें जिस ढंग से फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन उस चीज को लेकर भी काफी चिंतित है। क्योंकि ये चुनाव में निश्चित रूप से रैलियां होती हैं, सभा होती है और काफी भीड़ होती है जहां पे कोरोना के फैलने का डर होता है। तो पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अपने को आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव और कोरोना में कोई संबंध न बनने पाए। अगर कहीं किसी तरह की स्थिति खराब होती है या बिगड़ने के चांसेज होते हैं तो वहां पूरी सावधानी रखना चाहती है इलेक्शन कमीशन। इन्हीं सब चीजों को लेकर चूंकि वो लगी हुई थी। जो 5 राज्यों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश जो एक तरह देखा जाए बहुत बड़ा प्रदेश है, जहाँ लगभग 403 सीटों पर मतदान होना है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक जो महत्व है वो पूरा देश जानता है, तो उस पर भी काफी गंभीरता से चुनाव आयोग लगा हुआ था। गोवा में भी चुनाव होना है, 40 विधानसभा सीट है। पंजाब में होना है, वहां पर 117 विधानसभा सीट है। उत्तराखंड में चुनाव होना है, वहां 70 विधानसभा सीट है। मणिपुर में होना है, अब मणिपुर में 60 विधानसभा सीट है जरूर, लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा डिफरेंट वे में और डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है, वहां पे उस चीजों को कैसे बचाया जाए, कैसे चुनाव कराया जाए। इस तरह 5 स्टेट में एक साथ चुनाव आयोग को चुनाव कराना एक टफ आप कह सकते हैं वर्क है उनके लिए, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम चुनाव को संपन्न कराएं, अच्छे से संपन्न कराएं और कोरोना से बचाते हुए कराएं। इसके लिए उन्होंने और ICMR के निदेशक से भी बात की है, उनसे सलाह मशविरा किया है। मतलब ये कहा जा सकता है चुनाव आयोग अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न कराना चाहता है, जिसको लेकर अभी तक उसने मंथन किया, काफी मीटिंग की और हर जगह का उसने आकलन किया। आज 3:30 बजे उसने अनाउंस किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें पूरी उम्मीद है कि आज वो इन 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं वो कैसे होने हैं, कितने चरण में होने हैं, कब कब होने हैं, किन विस्तृत परिस्थिति में होंगे, उसमें क्या नियम कानून होगा, क्योंकि नियम कानून लगभग हर बार एक समान होते हैं, लेकिन इस बार विशेष परिस्थिति कोरोना है। कोरोना को लेकर जरूर कुछ न कुछ गाइडलाइंस जारी करेगी चुनाव आयोग। जिस ढंग से बूथ बनते हैं या वोटिंग का जो तरीका होगा, वो कैसे लोग आएंगे जाएंगे, कितने लोग एक साथ बूथ में अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सबको उसने काफी हद तक एक प्रिपेयर किया, जिसको जहां तक आज बताएगा। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा राज्य है और 403 सीटें होनी है, एरिया में भी वो काफी बड़ा है, तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 7-8 चरणों में यहाँ होगा, जैसा पिछली बार भी हुआ था। बाकी गोवा में 1 चरण की उम्मीद है, पंजाब में 2 या 3 चरण की उम्मीद है, उत्तराखंड में भी 2 या 3 चरण की उम्मीद है,
तो इस तरह से एक प्लान की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सही स्थिति, सही तस्वीर जब 3:30 बजे चुनाव आयोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें निकल कर आएगी। बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, अगर देखें कोरोना के जो हर दिन आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डराने वाले ये आंकड़े हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कहीं कमी होती नजर नहीं आ रही है। उस बीच चुनाव कराना, चाहे आप कितनी भी एहतियात बरतें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हमने देखे थे जब दूसरी लहर चल रही थी, कितनी एहतियात थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बिगड़ गई थी। तो बड़ा टास्क यहां पर होगा और बड़े रिस्क के साथ ये चुनाव होगा अगर होता है तो समय पर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। निश्चित रूप से सरकार भी इस बात को लेकर काफी गंभीर है, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हैं, लेकिन वही है कि चूंकि जैसा देखने में आ रहा है कि सरकार भी कोरोना से बचने के सारे उपाय बता रही, दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें, घरों से कम निकले। यहाँ तक कि अब देखिए गाइडलाइन जारी हो गई है कि 50% लोग घरों में काम करेंगे, 50% ऑफिस जाए। तो ये तो अच्छी बात है, कोरोना से बचने का तरीका है और ये अनाउंस भी सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। अन्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता जब पब्लिक को किसी तरह से एडजस्ट करते हैं तो वो जब एक इस तरह की गाइडलाइन देते हैं तो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वहीं उसके विपरीत आप देखें जबकि चुनाव रैलियां डेली दिन में 4-4, 5-5 रैलियां हो रही हैं, लाखों की भीड़, और एक मतलब आप कह सकते हैं किस तरह ठसाठस लोग वहां खड़े रहते हैं, किसी के मास्क नहीं होता, और पब्लिक को तो छोड़िए नेताओं तक के जो मंच पर मौजूद रहते हैं वहां पे देखिए तो अधिकतर लोगों के मास्क नहीं दिखते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए चिंता जरूर हो रही है, सरकार भी गंभीर है, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो ले लेके सरकार के ऊपर ही जाएगा, उसको सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और कहीं न कहीं उन पर एक ब्लेम भी होगा। तो लेकिन चुनाव आयोग चूंकि अपनी अलग एक एंगल से चीजों को देखता है, अलग एंगल से चीजों को कराता है, तो वो अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहा है। लेकिन हाँ, कोरोना की जो स्थिति परिस्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, जिस ढंग से हम रोज बढ़ रहे हैं, जो रेशियो है उसको देखते हुए निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। अब ये देखना है चुनाव आयोग, सरकार क्या आपस में राय मशविरा करके किस तरह ये कदम आगे बढ़ाते हैं, ये 3:30 बजे ही पता चल पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। अब होने हैं, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी को लेकर राजनीतिक बहसों का दौर जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर अपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियों के सवाल का जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंध इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। यह बात केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम के दौरान कही। आपको बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों की तल्खी को लेकर अटकलें चलती रहती हैं। इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कई बार बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये इनके साथ धोखा किया गया है। आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने ओबीसी वोट में सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाद में पार्टी के चुनाव जीतने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पार्टियों की जुबानी जंग जोरों पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि पंजाब की रैली को प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए था, भले ही रैली में कुर्सियां खाली थी। अखिलेश ने आगे कहा कि पंजाब के किसानों को बताना चाहिए था कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और उन्हें क्यों वापस लिया गया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से इन्होंने कभी बिजली नहीं बनाई और बिजली बिल महंगे हुए हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनकी पत्नी और उनका एक बेटा नवजीत कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम चन्नी और उनका दूसरा
बेटा चंडीगढ़ के पास मौजूद खरड़ गांव में रहते हैं। आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कोरोना की खबरें तब आई थी जब उन्होंने पीएम की सुरक्षा में लापरवाही के बाद कहा था कि उनके सुरक्षा काफिले का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गया था, इसलिए वो 5 जनवरी को पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं जा पाए थे। हालांकि इसके बाद सीएम चन्नी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए थे। इस बीच आज यानी उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि सीएम की पत्नी और उनका एक बेटा नवजीत कोरोना पॉजिटिव आया है। सीएम चन्नी और उनका दूसरा बेटा रिदम दोनों पिछले 1 सप्ताह से अपने परिवार से नहीं मिले हैं। नवजीत कौर की शादी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव ऐलान होने वाला है, इस वजह से राज्य में सभी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इधर पंजाब में कोरोना भी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। कल पंजाब में कोरोना के 2900 नए केस आए थे। भारत में रोजाना जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। ओमाइक्रोन वेव शुरू होने के बाद हर दिन लगभग 40 से 45% मरीज रोज बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर की संस्थाएं जब यह आकलन कर रही हैं कि जब इस लहर का पीक आएगा तो भारत में 24 घंटे में कितने केस आएंगे। अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने अपनी रिसर्च में कहा कि भारत में कोरोना की मौजूदा लहर का पीक अगले महीने यानी फरवरी में आएगा। उस दौरान देश में रोजाना 5 लाख केस आएंगे, जबकि देश की संस्था IIS ने रोजाना 10 लाख केस का डराने वाला अनुमान बताया है। IIT कानपुर की स्टडी है कि जनवरी में ही पीक आएगा और हर दिन करीब 4 से 8 लाख केस आएंगे। डॉक्टर क्रिस्टोफर मोरे ने कहा कि भारत ओमाइक्रोन वेव में प्रवेश कर रहा है, जैसा कि दुनिया के कई देश कर रहे हैं, और हमें अनुमान है कि जब इसका पीक आएगा तो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसके ज्यादा केस आएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ओमाइक्रोन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम हानिकारक है। ओमाइक्रोन वेव का अनुमान बताते हुए डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि नए केस के मामलों में यह रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन अगर बीमारी के असर की बात की जाए तो ये कम खतरनाक है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मैट्रिक्स साइंसेज के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि वो पूरा डेटा बाद में जारी करेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि भारत में अगले महीने यानी कि फरवरी में इस लहर का पीक आना चाहिए। इस दौरान 5 लाख केस रोजाना आएंगे। तो देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन का कहर जारी है। भारत में ओमाइक्रोन के 377 नए मामले सामने आए। देश के 27 राज्यों में ओमाइक्रोन के 3007 केस हो चुके हैं। देश भर में लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। वहीं देश में ओमाइक्रोन से दूसरी मौत हो गई है। ओडिशा की एक 50 साल की महिला की मौत ओमाइक्रोन से हो गई है। आपको बता देंगे इससे पहले राजस्थान में ओमाइक्रोन से पहली मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR के जिलों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने और ऑक्सीजन आपूर्ति के उपकरण पूरी तरह तैयार रखने के लिए कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कल दिल्ली में 17,000 के करीब मामले थे। 10% बेड ही अस्पताल में भरे हैं। 40,000 के करीब एक्टिव मरीज थे। वहीं पिछली बार इससे 6 से 7 गुना मरीज अस्पतालों में भर्ती थे। उन्होंने कहा कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो करीब 7 दिन के होम आइसोलेशन में जरूर रहें। वहीं आज कोरोना के लगभग 20,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में सबको कोरोना हो रहा है, ऐसे में डॉक्टरों को भी कोरोना हो रहा है। 1000 के आसपास हेल्थ वर्कर को संक्रमित होने से स्वास्थ्य सेवा पर फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में हेल्थ केयर वर्करों की संख्या लाखों में है। उन्होंने बताया कि DDMA की बैठक के बाद ही वो बता पाएंगे। आप कयास ना लगाएं। हालांकि राजधानी में इमरजेंसी सर्विस को नहीं रोका गया है। फिलहाल राजधानी में रोजाना लाखों के करीब टेस्ट हो रहे हैं। वहीं मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से कोरोना का पीक आए और चला जाए। हालांकि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको भी कम से कम एक वैक्सीन की डोज तो लगी हुई थी। फिलहाल अब मामले इतने हैं कि हम सभी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करवा पा रहे हैं। इस दौरान ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि सोमवार यानी 10 जनवरी से पीक शुरू होगा और बुधवार से मामले घटने लगेंगे।
देश भर में कोविड के मामले तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में भी हर दिन नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। चेन्नई में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक चेन्नई में 3 मुख्य सरकारी मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पतालों में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी टेस्टिंग के बाद कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में उटी और कूर्ग दौरे पर गए कम से कम 30 छात्र कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित हुए। स्टेनली कॉलेज के एक मेडिकल छात्र ने बताया कि सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और वो सुरक्षित हैं। उनके साथ जो भी लोग संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और जांच में अगर वे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से ट्रोल किया जाता है। स्वरा भी बेबाकी से इन ट्रोलर्स को सबक सिखाती नजर आती हैं। स्वरा ने एक दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उनको और उनके परिवार को कोरोना हो गया है, वो आइसोलेशन में है। उनके इस पोस्ट पर ट्रोलर्स ने उन्हें भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक्ट्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी इन ट्रोलर्स से डरे बिना इन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही इन ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया। स्वरा ने अपने ट्वीट पर कल रात में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इन स्क्रीनशॉट में स्वरा के लिए अलग अलग लोगों द्वारा भद्दे कमेंट किए गए थे। स्वरा ने इन सभी को एक साथ जोड़कर रख इसके बारे में जवाब दिया। स्वरा ने इस स्क्रीनशॉट में मेंशन किया था कि आखिर वो अचानक से ट्रेंड करने लगी हैं। एक यूजर ने स्वरा को गाली देते हुए लिखा कि उन्हें इस धरती को छोड़कर नर्क में चले जाना चाहिए। ऐसे ही कई यूजर्स ने उनके मौत की कामना की। इन सभी को स्वरा ने सटीक जवाब दिया। स्वरा ने इन सभी स्क्रीनशॉट को इकट्ठा कर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि और ये उन सभी नफरती चिंटुओं और ट्रोलर्स के लिए जो मेरी मौत की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी भावनाएं काबू में रखो। मुझे कुछ हो गया तो आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी, घर कैसे चलेगा। स्वरा के इस बेबाक जवाब का उनके प्रशंसक दोस्त तारीफ करते नजर आए। स्वरा ने बड़ी शालीनता और प्यार से अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया। उनके इस जवाब पर ही उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान पूर्वी दिल्ली में मंडावली अंडरपास पर भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। वहीं बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव मुसीबत बना है। ऐसे में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर, छपरोला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तिजारा, अलवर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दर्ज की जाएगी। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बर्फबारी और 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले 4 दिनों से फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। लाहौल पुलिस और बीआरओ के जवानों ने लाहौल में फंसे 100 के लगभग लोगों को निकालने के लिए शून्य तापमान में पसीना बहाया। इस बीच रेस्क्यू के बाद अटल टनल के रास्ते निकाले गए 7 वाहन बर्फ की फिसलन की वजह से आपस में टकरा गए। वाहनों को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन इनमें सवार लोग सुरक्षित हैं। वहीं टनल के रास्ते निकाले गए वाहनों के आपस में टकराने के बाद पुलिस और बीआरओ के जवानों ने बेलचा से बर्फ हटाई और वाहनों को निकाला। बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया गया है। एसडीएम और डीएसपी लाहौल ने मौके पर पहुंचे हैं। एसडीएम केलांग प्रिया नागटा, डीएसपी लाहौल स्पीति ने मौके पर रहकर पर्यटकों को रेस्क्यू कराया। जिस वक्त पुलिस और बीआरओ के जवान यहां पर्यटकों को निकालने में लगे थे, उस दौरान यहां का तापमान 0 था। इसके बावजूद पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद निकालने में उन्होंने सफलता पाई।
उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रुक रुक कर बर्फबारी लगातार जारी है। भारी मात्रा में बर्फबारी होने से आम जनता को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण प्रदेश की 238 सड़कों पर यातायात बुरी तरह बाधित है। 116 बिजली के पोल बर्फबारी के कारण टूट गए हैं और पानी की 7 स्कीमें प्रभावित हुई हैं। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति जिले की 162, चंबा की 46, कुल्लू की 18, किन्नौर की 8, मंडी की 3 और शिमला की 1 सड़क यातायात की आवाजाही के लिए बंद है। बर्फबारी के कारण चंबा में 79, किन्नौर में 4, कुल्लू में 11, लाहौल स्पीति में 9 और मंडी में बिजली के 13 पोल टूटने से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि शिमला सहित मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहे और आने वाले 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस वजह से प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 11 जनवरी को मैदानी भागों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। राज्य भर में कड़ाके की इस ठंड में तापमान काफी नीचे लुढ़क गया है। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।